बच्चों, वेलकम बैक टू ए स्क्वायर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सेकंड लेक्चर ऑन सेम टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट लेक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक देख चुके थे। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ रहे थे, जहाँ पे मैंने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे बताया था। जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट था और हम लोगों ने बताया कैथोड रे देखा था। कैथोड रे बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब में गैस जो प्रेजेंट थे उसके आयोनाइज होने से, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से वो रे मिल रहे थे। दूसरा हम लोगों ने देखा था डिस्कवरी ऑफ कैनल रे या डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। उस केस में जो गैस आयन आयोनाइज हो रहे थे उसके मूव करने से रे मिल रहे थे। और कहा था सबसे ज्यादा कौन से गैस से E/m रेशियो मिलेगा, तो वो गैस था, अगर स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं तो चार्ज बाय मास रेशियो। सब पे चार्ज सेम ही है, मास जिसका कम होगा उसका E/m ज्यादा होगा। एंड ऑल द जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे कम मास हाइड्रोजन का है, इसलिए जो पार्टिकल हाइड्रोजन से मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। बिकॉज हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे तो क्या बचेंगे, प्रोटॉन। तो दो चीजें हम लोग देख चुके थे। आइए थर्ड हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये एनोड रे कैथोड रे 18th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था। एंड ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है, बेसिकली न्यूट्रॉन काफी बाद में जाके डिस्कवर हुआ, 1937 के अप्रोक्स में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ है। अभी न्यूट्रॉन को डिस्कवर हुए 100 ईयर्स भी नहीं कंप्लीट हुए, लेकिन हम लोग एक साथ फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी देख रहे हैं, वहीं पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक 1932 में इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था कि थिन शीट ऑफ बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया था। पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई को बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने किया था? जेम्स चैडविक ने 1932 में। इन्होंने क्या किया था कि एक बेरिलियम के सीट पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराया था। तो इन्होंने देखा एक वैसा पार्टिकल मिल रहा है जिसका चार्ज तो जीरो है, बट कुछ ना कुछ मास है जो स्लाइटली प्रोटॉन के मास से ग्रेटर है, और उसी न्यूट्रल पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था न्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखो, अब तक हम लोग इससे पिछले चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे, तो मोल कॉन्सेप्ट में भी जो केमिकल इक्वेशन थे उसमें एटम को बैलेंस कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो चार्ज बाय मास को इक्वल करते हैं। ये जो रिएक्शन है ना, ये सब रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसमें जो इनके चार्ज 4 + 2 6 है, ये इसको इक्वल करते हैं, और इसके जो चार्ज है 9 + 13, ये इसको इक्वल करते हैं, टू बैलेंस चार्ज एंड मास। और ये जो पार्टिकल मिला उन्हीं को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। समझ में आया? और यही डिस्कवरी ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन के मास की बात करोगे तो इसका मास स्लाइटली ग्रेटर होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। एक सेंटेंस आप लिखना, इन 1932 जेम्स चैडविक, in 1932 James Chadwick bombarded thin sheet of beryllium with alpha particle, bombarded thin sheet of beryllium with alpha particle. Then he obtained a electrically neutral particle having mass slightly greater than proton was emitted. In 1932, James Chadwick bombarded thin sheet of beryllium with alpha particle, and he found a electrically neutral particle having mass slightly greater than proton was emitted. And then this particle is called as neutron because having neutral nature, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उसका चार्ज कितना होगा, 0। तो हम लोगों ने देखा डिस्कवरी ऑफ एनोड, डिस्कवरी ऑफ कैथोड। एनोड से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, कैथोड से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, एनोड से प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने 1932 में हम लोगों ने देखा। जब ये तीनों अल्फा पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो इतना तो समझ में आ गया कि एटम इज मेड अप ऑफ these fundamental particle that is called as electron, proton and neutron. Apart from these fundamental particle, there are also sub-fundamental particle are present inside the atom that are called as neutrino, antineutrino, mesitron, positron. ये सब भी एटम में प्रेजेंट होते हैं। ये सब बात हम लोग आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखेंगे। लिखना, फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, from discovery of electron, proton and neutron, from discovery of electron, proton and neutron, it was clear that
it was clear that atom is made up of electron, proton and neutron. Atom is made up of electron, proton and neutron. Electron, proton and neutron. These are called fundamental particle of atom. These are called fundamental particle of atom. These are called fundamental particle of atom. Apart from these fundamental particle, there are some fundamental particle also present inside the atom. There are some fundamental particle also present inside the atom, like neutrino, 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 antineutrino, positron, mesitron, etc. अब आइए ये जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल है इनका प्रॉपर्टी देख लें, प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल की बात करूं तो वो पार्टिकल कौन कौन से हैं? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। हमने लिया वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। फिर इसका सिंबल देखेंगे, मास देखेंगे, चार्ज देखेंगे, डिस्कवर किसने किया वो देखेंगे। अगर बात करूं न्यूट्रॉन, अभी हम लोग ने देखा जेम्स चैडविक, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, ने डिस्कवर किया। एंड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये जे थॉमसन। बात कर लो तो इलेक्ट्रॉन चार्ज -1 होता है, मास 0, या इसी को बोलते हैं बीटा। प्रोटॉन की बात कर लूं तो हाइड्रोजन 1 को। न्यूट्रॉन की बात कर लूं चार्ज कितना होता है, -1। देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नीचे चार्ज को लिखते हैं, ऊपर मास को लिखते हैं। कभी भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के आयन को लिखते हैं, पार्टिकल को लिखते हैं तो चार्ज बाय मास। चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1, मास कितना होता है 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 10,000 टाइम छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन हाइड्रोजन को ही बोलते हैं H+ को। न्यूट्रॉन चार्ज 0, मास कितना 1। अगर मास की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg। प्रोटॉन की बात करोगे तो यह जाता है 1.672 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की बात करोगे तो 1.6749 × 10⁻27 kg। तो यहाँ पे देख लो 1.67, डेसिमल के 2 डिजिट तक वैल्यू सेम है, बाद में स्लाइटली इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। ये मास किसमें है, केजी, लेकिन मास अगर एटॉमिक मास यूनिट में बोल दूं तो एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास होगा 0.00054 यूनिट मतलब AMU की बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहा हूं। अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो ये होता है 1.00727 AMU। एंड न्यूट्रॉन की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू 0.00867 के बराबर होती है। तो हमने देखा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मास की बात अगर करोगे तो मास 99.1 10⁻31 kg के बराबर होगा केजी में। AMU की बात करोगे तो 0.00054 AMU के बराबर होता है। इसकी बात करोगे तो 1.6724 10⁻27 kg में, AMU में 1.00727 होगा, और इसका होगा 1.00867 AMU के बराबर होगा। अगर चार्ज की बात करोगे तो इसका चार्ज होगा -1.6 × 10⁻19 कूलम, इसका होगा +1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो ये कूलम्ब जो चार्ज का ऐसा यूनिट सिस्टम है। अगर CGS में बात करोगे तो ESU लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट लेते हैं। ESU में अगर चार्ज देखोगे तो ESU में इसका चार्ज
ESU में देखोगे तो इसका चार्ज होगा 4.803 इंटू 10⁻10 ESU। इसका देखोगे तो ये हो जाएगा 4.803 इंटू 10⁻3 ESU। ये ESU जो है ना चार्ज, मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे, ESU इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स यूनिट्स। ये CGS यूनिट सिस्टम में होता है, CGS यूनिट सिस्टम में होता है। जब डिस्टेंस किस में लोगे सेंटीमीटर में, वेट किस में लोगे ग्राम, और टाइम किस में लोगे सेकंड में। तो यहाँ पे इसका चार्ज बाय मास रेशियो होता है। तो दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, मास 0 होता है। इन दोनों मास को कंपेयर करोगे तो ये 10⁻⁻4 का डिफरेंस है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 10,000 टाइम्स छोटा होगा मास ऑफ प्रोटॉन से। इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होने से, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होने से एटम के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चार्ज पे फर्क पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने मास केजी में भी आपको बताया है, एएमयू में बताया है। एएमयू और केजी मोल से आपको पता होगा। मोल में जब वेट लेते हैं वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मोल लेते हैं, मतलब 1 मोल का वेट होता है। और किसी एटम के 1 एटम का जो इंडिविजुअल वेट होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, या 1 एमयू बोलते हैं, या उसी को मास यूनिट बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये पिक्चर तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि अब एटम में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलेंगे। इसके बावजूद भी कुछ पार्टिकल होंगे। आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसी के साथ ही आपको पढ़ा दूंगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जहाँ पे न्यूक्लियस को हम लोग स्टडी करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन ये सब देखते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कैसे बैलेंस करते हैं, कितने प्रोटॉन, कितने अल्फा एमिशन, कितने बीटा एमिशन, कितने गामा एमिशन होते हैं, इस सब की बात हम लोग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल होगा। उसके अलावा भी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब कुछ और पार्टिकल भी एटम में होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं सब फंडामेंटल पार्टिकल। फिर ये फंडामेंटल पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, सिंबल बता दिया, मास बता दिया एंड चार्ज बता दिया। और इसके डिस्कवर इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने। जूलियस प्लकर का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है, ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। तो आइए, जब ये पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो उसके बाद बात आता है कि इनकी प्रॉपर्टी भी डिस्कवर हो गई, इनका नेचर भी पता चल गया। तो फिर लोगों ने कहा कि एटम के अंदर एक से ज्यादा प्रोटॉन है और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो फिर वो अरेंज कैसे है। तो आप बुक वगैरह में देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक होता है अरेंजमेंट ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जो प्रॉपर्टी है, चार्ज है ना, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूं। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, नेक्स्ट सेटिंग डालो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। हम लोग देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। पहला प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज। मैं समझाता हूँ क्या मतलब होता है। पहले प्रॉपर्टी की बात, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि अगर किसी एटम पे चार्ज है, ध्यान से समझना, तो चार्ज अराइजेस ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम पे चार्ज है, एलिमेंट पे चार्ज है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया है, इलेक्ट्रॉन का आइदर लॉस और क्या किया है, गेन किया है। इफ एलिमेंट लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन देन इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इफ एलिमेंट गेन इट्स इलेक्ट्रॉन देन इट विल रिक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई एलिमेंट्स, एटम्स में सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो किसी एटम पे जो चार्ज भी होगा वो ऑलवेज एक होल नंबर इंटीजर में होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, कि अगर मैं बात करूं सोडियम Na+, तो इस पे चार्ज कितना है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ना, तो इस पे चार्ज हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या इसी को +1 इलेक्ट्रॉन बोलो। लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज 1 है, इसका मतलब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जब भी चार्ज होगा तो ये 10⁻19 के इक्वल होगा, मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, तो चार्ज जो Q होगा, Q इज इक्वल टू n इंटू ई होगा, वेयर E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, एनी इंटीजर। जो E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n क्या होगा, एनी इंटीजर। ये कभी फ्रैक्शन नहीं होगा,
तो चार्ज ऑलवेज क्या होगा, क्वांटाइजेशन के फॉर्म में होगा, या तो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा। फिर दूसरी अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। का मतलब क्या होगा, अगर ए में बात करो तो एक होगा पॉजिटिव चार्ज, और बी की बात करो तो बी होगा नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और ये होगा पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, इसकी वैल्यू होती है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी ये माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। Positive charge of proton, positive sign in case of charge of proton and negative sign in case of charge of electron. It indicate proton is positively charged and electron is negatively charged. It never indicate कि charge of proton is greater than charge of electron. जो simple mathematics आप लगाते हो ना कि -2 and +2 में which one is greater, तो +2 is greater, वो यहाँ पे indicate कर रहा है। यहाँ पे लिख देना, आप नोट करके पॉइंट लिखना, this sign indicate proton is positively charged and electron is negatively charged. It never indicate charge of proton is greater than charge of electron. ओके, यहां तक तो समझा कि चार्ज जब भी होगा वो क्वांटाइजेशन के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन का जब भी होगा तो इंटीग्रल में लॉस और गेन होगा। फिर दूसरा बात करो तो तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है सेम एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट क्या करेंगे, अटैक करेंगे। देखो ना, आप 9th 10th में 6th 7th में भी आप दो मैग्नेट को लेते हो, और दो मैग्नेट को अगर कोई बार मैग्नेट लो और इसके नॉर्थ को नॉर्थ से करो तो ये हमेशा ऐसे होता है, कभी चिपकेगा नहीं, कभी दोनों सटेगा नहीं। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, कभी ना तो नॉर्थ नॉर्थ, कभी ना तो साउथ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आप पास में जानोगे तो एक दूसरे को रिपेल करता है। आप करके देखना आपके घर पे मैग्नेट होगा तो। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। चौथा कह रहा है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप ये फिजिक्स में जब पढ़ोगे फर्स्ट लेसन, मतलब फर्स्ट आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, देन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे, थर्ड में आप वेक्टर पढ़ते हो, तो वहीं पे आएगी जितने भी क्वांटिटी होती है वो दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी SCALOR और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटीज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, जैसे मैं बोलूँ 5 kg, भैया 5 kg पोटैटो देना, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको बोलूँ 5 मीटर जाओ, तो वहां पे मुझे बताना पड़ेगा 5 मीटर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है। तो जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाए उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज क्यों स्केलर क्वांटिटी है, समझना कि कोई भी चार्ज अगर किसी r डिस्टेंस पे प्लेस है और ये कोई भी डायरेक्शन में हो, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज along the direction which is line joining between these two charges. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स acting between these two charge is along the line joining between these। कोई भी एक चार्ज है, कोई भी एक चार्ज Q1 है और कोई भी एक चार्ज Q2 है। समझो ये प्लस में है, ये माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका बीच का जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दिस टू है, ये है लाइन। इसके जो बीच का डिस्टेंस है, समझो वो डिस्टेंस है r। फोर्स होगा या तो अगर अपोजिट है तो अट्रैक्शन, और अगर अपोजिट है तो अट्रैक्शन, सेम है तो रिपल्सन। तो अपोजिट है तो इस केस में जो फोर्स होगा ये टूवर्ड्स होगा, डायरेक्शन इधर होगा। अगर ये चार्ज यहाँ के जगह यहाँ भी होते तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं तो उसके बीच में जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में ये फोर्स है इसको बोलते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। आप उन दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल रहे हो जो स्टैटिक्स है, और यही डायनेमिक होता तो मूव कर रहा होता। तो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक मतलब रुका हुआ, एंड फोर्स दो रुके हुए चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है। तो ये आगे आप फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में एक चैप्टर ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पे आप पढ़ते हो कि वहां पे कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हो। और ये जो फोर्स होता है ये दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ जो फोर्स होगा F, ये होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, और इसी को आप लिखोगे तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही एक कांस्टेंट हम लोग के ले लेते हैं। तो अब देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, तो यहाँ पे जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्या होगा, कम होगा। तो आइए इस K की हम लोग बात करते हैं, इसके। अब इसमें देखो 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट, मतलब उन दोनों चार्ज के बीच का मीडियम कैसा है। और K की बात करोगे तो K की वैल्यू होती है कितना, बता देता हूं। वैल्यू ऑफ K होती है 9 × 10⁹ यूनिट सिस्टम में होती है। ऐसा यूनिट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन पे जो चार्ज है इसका यूनिट कूलम लोगे, और डिस्टेंस जो है R, डिस्टेंस इसका लोगे मीटर। तो K की एक वैल्यू 1 होती है, इस यूनिट को बोलते हैं CGS, सेंटीग्राम सेकेंड। इस केस में जो चार्ज है उसका यूनिट लोगे ESU, और डिस्टेंस R है उसको लोगे सेंटीमीटर। अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, फोर्स रिपल्सन भी हो सकते हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। अगर कोई भी दो चार्ज सिस्टम है और उनके बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। देखो ना, आप ग्रेविटेशन में पढ़ चुके होंगे 10th स्टैंडर्ड में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यहाँ पे K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। तो जब चार्ज आएगा तो कोई चार्ज है तो उसके आसपास कुछ ना कुछ उसका फील्ड होगा, और उस फील्ड में फोर्स है, उसी को हम लोग निकाल लें। तो अगर ये कोई भी डिस्टेंस आ रहे थे इनके बीच का जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अट्रैक्शन है तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन होगा तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। कितना समझ में? और ये हमेशा फोर्स का डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दिस चार्ज टू सिस्टम होगा। उन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी लाइन के लॉन्ग या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, दैट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। इफ चार्ज विल बी सेम देन फोर्स विल बी रिपल्सन, इफ चार्ज विल बी अपोजिट देन फोर्स विल बी अट्रैक्शन। सिंपल है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। इतना तो समझ में आ गया। आइए हम लोग चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रहा है। तो ये तो अभी हम लोग टू चार्ज सिस्टम का फोर्स देखा। नेक्स्ट कह रहा है इफ टू चार्जेज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज। अगर कोई दो चार्ज है, समझो ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2, तो कह रहा है इनके बीच में जो कोई एनर्जी होगी, टू चार्ज सिस्टम का जो एनर्जी होगा, जैसे देखो इस ये पेन अभी मेरे पास है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो कहाँ है, यहाँ गिरा, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, और जैसे जैसे यहाँ पे आ रहा है तो इसका पोटेंशियल कम हो रहा है और काइनेटिक बढ़ रहा है। आप पढ़े होंगे ना 9th में, mgh पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। इनके जो बीच का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, r। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस चार्ज सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R।
अगर यही टू चार्ज सिस्टम का फोर्स होता तो ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, लेकिन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। समझ में आया? और नेक्स्ट मैं बता दूं सिक्स प्रॉपर्टी। तो सिक्स प्रॉपर्टी की कह रहा है इफ ए चार्ज is placed in a surface of potential energy V volt. If a charge is placed in a surface of potential energy V volt, then potential energy of charge system is, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा P इज इक्वल टू होगा Q इंटू V। Q क्या है? चार्ज है, या इसी को लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V, वेयर E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी सिंगल चार्ज सिस्टम को किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रखो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो कितनी होती है? Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल, दैट इज योर एनर्जी। Q क्या है? चार्ज, V क्या है? वो पोटेंशियल जिसमें आप चार्ज को रखते हो। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या थी? तो पहला, चार्ज क्वांटाइज होता है, जब भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। दो टाइप के चार्ज होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। साइन ये अपोजिट होता है, इसका मतलब चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम है बट नेचर एक नेगेटिवली चार्ज होगा और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज होगा। फिर मैंने कहा सेम चार्ज repel each other, opposite charge attract each other। फिर मैंने कहा charge is a scalar quantity, when two charges placed at a distance of r, then their force acting between these two charges are k Q1 Q2 upon r square। फिर मैंने कहा when two charges are placed at a distance r, then potential energy between two charge systems equal to k Q1 Q2 upon r। और फिर थर्ड का, फिर सिंगल आइसोलेटेड चार्ज प्लेस्ड एट ए सरफेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, तो सिंगल चार्ज सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो चार्ज इनटू पोटेंशियल के क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आया? आइए यही चार्ज इनटू पोटेंशियल से मैं एक और चीज बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिया जिसको मैंने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा, तो इसके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रखा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे रखते हो तो वो इलेक्ट्रॉन जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वही उसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इट इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और जितने काइनेटिक एनर्जी से ये यहाँ कोलाइड करेगा वही उसका क्या होगा? एनर्जी। E क्या है? मैं लिख देता हूं। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। डिफाइन कर ले तो लिख लो, व्हेन ए इलेक्ट्रॉन is placed in a potential difference of 1 volt, if an electron is placed in a potential difference of 1 volt, then kinetic energy acquired by electron is called 1 electron volt। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये कितना होगा? Q इंटू V। तो Q कितना है? 1E इंटू 1V, इसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में लाओगे तो चार्ज की वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कूलाम इंटू वोल्ट। और इसी को क्या लिख सकते हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जो 1 काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के क्या होगा? इक्वल।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ही एक यूनिट है, आगे हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज करते हैं। बेसिकली है क्या कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट में रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। इट इज डिफाइंड एज व्हेन ए इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर। आप समझो कि अगर मैं 1.6 × 10⁻19 जूल को किलो जूल में लाऊं, तो जूल को किलो जूल में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो इस 1000 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन किलो जूल पर मोल, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन किलो जूल पर मोल, तो क्या करोगे, ध्यान से देखो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 eV इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल, किलो जूल ऊपर में है तो 1000 से क्या करोगे डिवाइड, मोल नीचे में है तो Na से क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो जब इसको लिखोगे तो यह आ जाएगा 1.6 × 10⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1000। तो जब करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 96 किलो जूल पर मोल के बराबर है। समझ में आया? तो आपसे कभी भी यूनिट का चेंज हो तो आप निकाल लेना। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन किलो जूल पर मोल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होगा। अगर बोलो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 को तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2, अगर 3 बोलो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बोलोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप एक क्वेश्चन लिख लेना, एक क्वेश्चन लिखना, a particle of charge 5e is placed in a potential difference of 20 volt. A particle of charge 5e is placed in a potential difference of 20 volt. Then calculate its kinetic energy. Then calculate its kinetic energy in electron volt, second joule, third kilojoule per mole. चार्ज कितना 5e, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, तो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा। ध्यान से देखो, चार्ज 5e है और पोटेंशियल कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू V, 5 मल्टीप्लाई 20, तो यह आ जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो जूल कितना होता, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, अगर 1 100 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻19, तो आ जाएगा 160 इंटू 10⁻19 जूल। और अगर किलो जूल पर मोल में बोल दे तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल मल्टीप्लाई 100, तो आ जाएगा 9600 किलो जूल। तो ये अभी स्टार्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर में है क्या कि स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल होते हैं, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ करो। हम लोग सिस्टमेटिक 1 बाय 1 करा रहे हैं, हर वो छोटे छोटे टूल्स पे मैं काम करा रहा हूँ जो न्यूमेरिकल में मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल में कभी जूल मिलेंगे, कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेंगे, तो आपको एक दूसरे को कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे होता क्या है, अगर मैं आगे आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा दूं, तो हमने फॉर्मूला कहा था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², और कहा था जब K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 लोगे तो जो R है वो मीटर में लोगे, और K की वैल्यू 1 लोगे तो R तुम क्या लोगे, सेंटीमीटर। देखो ना, मीटर सेंटीमीटर काफी बड़ा यूनिट हो गया, एटम तो छोटा छोटा होता है। आपको ज्यादातर डिस्टेंस आपको मिलेगा एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, फर्मीमीटर। अब आपको क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर, सबको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर समझो मैं 1 एंगस्ट्रॉम की बात करता हूं तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर 1 नैनोमीटर की बात करता हूं तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर माइक्रोमीटर की बात करता हूं तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁶ मीटर।
अगर 1 पिकोमीटर की बात करता हूँ तो ये होता है 10⁻⁻12 मीटर। अगर फर्मीमीटर की बात करता हूँ तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगर 1 सेंटीमीटर की बात करता हूँ तो 10⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर को 10⁻2 मीटर। तो आपको इन सबको कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन आपको दिया कैलकुलेट 10 एंगस्ट्रॉम इनटू नैनोमीटर। अब 10 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में आप क्या करो, निकालो। कैसे निकालोगे? तब देखो 10 एंगस्ट्रॉम को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10। ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर। एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻10 मीटर। और 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁹। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर। तो क्या लिख सकते हो, 1 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर इनटू एंगस्ट्रॉम। 300 नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में आपको लाना है। देखो क्या करोगे, 300 नैनोमीटर की जगह क्या लिखोगे, 10⁻⁹ मीटर। अब एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, तो आप क्या करो, इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10। अब ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ और ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -1 -10। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और 10⁻10 मीटर को क्या लिख सकते हो, एंगस्ट्रॉम। तो कितना हो जाएगा, 3000 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखो, आपने नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप सिंपली ये, अगर मैं आपसे बता दूं तो कोई भी यूनिट देखो ध्यान से, आप नैनोमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, एंगस्ट्रॉम डायरेक्टली। और ये सबसे ज्यादा यूज होगा नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज्यादातर प्रॉब्लम आपको आइदर नैनोमीटर में गिवन होंगे या तो आइदर एंगस्ट्रॉम में गिवन होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ज्यादातर प्रॉब्लम आपको या तो नैनोमीटर में होंगे या एंगस्ट्रॉम में गिवन होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, नैनोमीटर 10⁻9, पी माइक्रो 10⁻6, ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि हमेशा आपको सेंटीमीटर मीटर मिल जाए। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और फिर देखा उनका चार्ज एंड मास, और फिर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मॉडल, जिसमें आज लेक्चर कंप्लीट होने से पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ा दूं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एक स्टेटमेंट लिखना, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, it was clear that any metal is made up of, या any atom contain electron, proton, neutron, any atom contain electron, proton and neutron। अब ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दे कंटेन only proton and electrons। Second point, discovery of electron, proton and neutron, after discovery of electron, proton and neutron, scientists think about arrangement of these fundamental particles inside the atom. Scientists think about arrangement of these fundamental particles inside the atom, and the model dealing with these arrangement, and the model dealing with these arrangement, and the model dealing with these arrangement, and the model dealing with these arrangement is called atomic model, is called atomic model, is called atomic model। एटॉमिक मॉडल जिसमें आज हम लोग पहला पढ़ते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल उतना ज्यादा इस पे क्वेश्चन बनते नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सा थ्योरी था इनका। जे थॉमसन ने कहा कि एटम इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर,
Atom is the positively charged sphere in which electrons are embedded. Because every atom is electrically neutral, that contains equal number of positive ion is equal to equal number of negative ion. सिंपल सा थ्योरी था। जे थॉमसन ने कहा एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। लिखना, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल and having equal number of positive and negative, and having equal number of positive and negative particles. That means positive just because of proton and negative just because of electrons. Equal number of proton and electrons. According to this model, according to this model, atom is considered as positively charged sphere. Atom is considered as positively charged sphere in which electrons are embedded. एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। आप देखो ना, कभी जूस वगैरह के दुकान पे तरबूज को क्या करते हैं, कलिंगर को, उसका जो इडेबल पार्ट होता है उसको निकाल के रख लेते हैं, नॉन इडेबल पार्ट जो ग्रीन एंड व्हाइट कलर का होता है उसको रिमूव कर देते हैं। तो तरबूज में जो रेड कलर का इडेबल पार्ट है उसमें जो ब्लैक सीड एम्बेडेड है, ब्लैक सीड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड इडेबल पार्ट ऑफ तरबूज वाटरमेलन इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिवली स्फीयर। इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं या प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज या वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, दैट इज योर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बात आएगा कि अगर ऐसा नहीं है कि थॉमसन की एटॉमिक मॉडल आई और उसके बाद रदरफोर्ड अपना थ्योरी लेकर के मॉडल लेकर के खड़ा था, ऐसा नहीं था। लोगों ने, कई लोग थॉमसन से भी क्या होंगे, एग्री हुए होंगे, बाद में साइंस और डिस्कवर हुआ, कई एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड की थ्योरी आई और रदरफोर्ड ने थॉमसन से कुछ और अच्छी बात कही होगी, कुछ और अच्छा इंफॉर्मेशन उनके एटॉमिक मॉडल थ्योरी दी होगी, और किसी भी अगले थ्योरी का जो मोस्ट इंफॉर्मेटिव पार्ट होगा प्रीवियस थ्योरी का क्या होगा, वही ड्रॉबैक होगा। आप समझ में आ रहा? जब हम लोग रदरफोर्ड पढ़ेंगे, जो इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था, किसी भी थिन शीट ऑफ गोल्ड पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट किया था और देखा था कि रे स्कैटर्ड हुए। तो रदरफोर्ड के थ्योरी से जो इंफॉर्मेशन मिला वो थॉमसन से कहीं ना कहीं नहीं मिला, यही थॉमसन का क्या होगा, ड्रॉबैक होगा। तो हम लोग जब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो पिछले थ्योरी का क्या जाएगा, ड्रॉबैक आ जाएगा। तो बस बोर्ड वगैरह में पूछते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल, कभी छोटे वगैरह क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आ जाए तो आप सॉल्व करिएगा। वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का कुछ एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन था और उन ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने क्या दिया था, कुछ कंक्लूजन दिया था। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी। तो आज हम लोगों ने चार्ज की बात की और आई होप लेक्चर काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग के 2 और 3 लेक्चर इसके थोड़े से थ्योरेटिकल भी होते हैं, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं रदरफोर्ड के बाद तो हम लोग अपने न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, फिर वहां से काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, काफी कैलकुलेशन बेस्ड है, काफी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू टेस्ट है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल लोग इसको फिजिकल में कंसीडर करते हैं, बेसिकली है वो इनऑर्गेनिक का पार्ट। एज यूजुअल बाकी दिन की तरह आप अपना रूटीन मेंटेन करिएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। कोई डाउट अगर कोई डाउट आए कहीं पे नहीं समझ में तो भी आप मुझे कांटेक्ट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।